गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम अनुच्छेद लेखन के बारे में पढ़ेंगे। आप अनुच्छेद लेखन 6th क्लास से ही करते हुए आए हो और आपकी अनुच्छेद लेखन की अच्छी प्रैक्टिस भी है, लेकिन फिर भी कुछ कमियां ऐसी है, उन कमियों को दूर करने के लिए आज हम इसको पढ़ते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको पत्र के बारे में बताया था और करीब करीब हमारा सारा कोर्स कंप्लीट हो चुका है और कोई भी टॉपिक ऐसा शेष नहीं रहा है। अनुच्छेद लेखन एक कला है। किसी विषय से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातों का संक्षिप्त वर्णन करते हुए लिखने के लिए बड़े बुद्धि कौशल की आवश्यकता होती है। अनुच्छेद लिखते हुए भूमिका बांधने और निष्कर्ष देने की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात इसे लिखते समय किसी निश्चित ढांचे में बंधने की अपेक्षा नहीं होती है। दिए गए विषय को ध्यान में रखकर पूरे अनुच्छेद में उसी का विस्तार किया जाता है। अनुच्छेद लेखन के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना आवश्यक है और महत्वपूर्ण बातों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना जरूरी है। अनुच्छेद लेखन एक प्रकार का संक्षिप्त लेखन शैली है, एक छोटी लेखन शैली है, अतः मुख्य विषय पर ही केंद्रित रहना चाहिए। हम ये कह सकते हैं कि एक निबंध जो बड़ा विषय है जिसको लिखने के लिए हम 3 से 4 पेज तक भर लेते हैं, और अनुच्छेद जो है छोटा रूप है जिसमें हम 1 से 1.5 पेज तक हम लिखते हैं। या यूँ हम कह सकते हैं कि 100 से 150 शब्द, 80 से 100 शब्द ऐसे इसका लिखा जा सकता है। अनुच्छेद में अनावश्यक प्रसंग नहीं होने चाहिए। जितना विस्तार के साथ हम निबंध लिखते हैं, इतना विस्तार के साथ हमें अनुच्छेद नहीं लिखा जाता है। सभी वाक्यों का परस्पर घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। जो वाक्य लिखें वो वाक्य आपस में संबंधित हो, अनावश्यक कोई वाक्य हम इसमें ऐड नहीं करें। अनुच्छेद का केंद्रीय भाव प्रारंभ व अंत के वाक्य में अवश्य होना चाहिए। अनुच्छेद का केंद्रीय भाव हो, हम किस विषय के ऊपर इसको लिख रहे हैं उसका केंद्रीय भाव हो, साथ में ही उसका अंत जो है वो भी वाक्य से संबंधित ही होना चाहिए, जो कि एक प्रभावशाली होना चाहिए। उसको पढ़ करके कुछ प्रभाव पड़े व्यक्ति के ऊपर, ऐसा हो सकता है। कई बार हम अनुच्छेद या निबंध में जिस प्रकार से कोई भी कविता की 2 पंक्ति, कोई श्लोक, कोई शुक्ति आदि भी हम देख करके इस अनुच्छेद का अंत कर सकते हैं, उसका समापन कर सकते हैं। भाषा सरल, स्पष्ट व प्रभावशाली होनी चाहिए। भाषा सरल हो, उसको पढ़ करके अच्छा लगे, प्रभावशाली हो। वर्तनी, विराम और शुद्ध भाषा का प्रयोग होना चाहिए। वर्तनी मतलब जब हम लिख रहे हैं उस लिखने की शैली जो है बिल्कुल शुद्ध हो, अनावश्यक गलत शब्दों का प्रयोग हम उसमें ना करें और शुद्ध लिखें। विराम चिन्ह का विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि आपको पता है कि गलत विराम चिन्हों के प्रयोग से अर्थ का अनर्थ हो जाता है, तो सही विराम चिन्हों का हम प्रयोग करें। साथ ही शुद्ध भाषा का प्रयोग करना चाहिए। दिए गए संकेत बिंदुओं के भाव को समझकर पहले विचार करना चाहिए तथा एक क्रम और लय निश्चित करके उसके आधार पर विषय को आगे बढ़ाना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात आपके लिए यह है कि आपके एग्ज़ाम में जो आपको अनुच्छेद दिए जाते हैं, अनुच्छेद आपके जैसे 3 अनुच्छेद आपके आए हैं एग्ज़ाम के अंदर, तीनों अनुच्छेद का टॉपिक आपको दिया हुआ है और टॉपिक के साथ उसमें संकेत बिंदु दिए जाते हैं। टॉपिक के साथ क्या दिया जाता है, उसमें संकेत बिंदु दिए जाते हैं। तो आप उस टॉपिक जो कि आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है और आप सोचें अब क्या लिखें, क्या करें, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है इसके बारे में, मैं क्या लिखूं, है ना। आप विचार करेंगे क्या लिखूं ऐसा आप सोचते रहते हैं। लेकिन अगर आप उनके संकेत बिंदुओं को पढ़ लेंगे तो संकेत बिंदुओं को पढ़ने के बाद एक के बाद एक लाइन आपके दिमाग में आती चली जाएगी और आप उनको संकेत बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आप
पैराग्राफ तैयार कर लें, एक एक संकेत बिंदु का आप एक एक पैराग्राफ तैयार कर लें और इस प्रकार से आप उनको एक साथ लिखते हुए चले जाएं। ये नहीं कि एक संकेत बिंदु लिख करके आपने उसको अंडरलाइन कर दिया, फिर दूसरा संकेत बिंदु लिख करके उसने अंडरलाइन कर लिया, फिर आप अंदर का मैटर लिख रहे हैं, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसा नहीं करना है। ये शैली हमेशा निबंध में होती है कि पॉइंट लिखो और उसको अंडरलाइन करो, लेकिन हम निबंध नहीं लिख रहे हैं, इस बात का आपको ध्यान रहे। हम क्या कर रहे हैं, अनुच्छेद लिख रहे हैं, और अनुच्छेद में कभी भी संकेत बिंदुओं को लिख करके नंबरिंग डाल करके अंडरलाइन करना गलत है। अगर आप ऐसा करते हैं तो उसके मार्क्स कटेंगे, इसका विशेष तौर से आप ध्यान रखें। बस संकेत बिंदुओं को माइंड में रखें, माइंड में रख करके उस संकेत बिंदु से संबंधित क्या पैराग्राफ बन सकता है, उस पैराग्राफ को ध्यान में रखते हुए उसको जोड़ते हुए हम संकेत बिंदु को एक के बाद एक जोड़ते हुए हम उस अनुच्छेद को पूरा कंप्लीट करते हुए चलें। इसका विशेष तौर से ध्यान रखें। अगर आप अपने माइंड में उस संकेत बिंदुओं को ध्यान में रख करके पूरी एक समरी या एक टॉपिक की पूरी तैयारी कर लेते हैं तो आपको अनुच्छेद लिखने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। सामान्यतः 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखना चाहिए। अब आप देखो, ये नहीं कि आप एग्जाम में 80 से 100 शब्द गिन रहे हो कि गिन लें एक एक 100 शब्द हुए या नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप मन में ये ध्यान रखें, धारणा बना लें कि 100 शब्द से मतलब है कि आपको 10 से लेकर के 12 लाइन लिखनी है, 10 से लेकर के 12 लाइन लिखनी है। और अगर आपकी एक्स्ट्रा लाइन कोई बचती है पेज में तो उस पेज को आप छोड़ दीजिए और आप नेक्स्ट पेज पर दूसरा क्वेश्चन कीजिए। इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखें। अनुच्छेद सिर्फ एक पेज पर एक ही अनुच्छेद लिखना है। अपना नंबर डाला, क्वेश्चन नंबर, अनुच्छेद का नंबर लिखा, आप फर्स्ट अनुच्छेद कर रहे हैं, सेकंड कर रहे हैं या थर्ड कर रहे हैं, उसका टॉपिक का नाम लिखो। संकेत बिंदु, अगर आपके पास समय है तो आप उन संकेत बिंदुओं को उतारें। अगर आपके पास समय नहीं है तो संकेत बिंदु भी आप नहीं उतारें, क्वेश्चन पेपर सामने रखें और उस संकेत बिंदु को पढ़ते हुए आप अपना अनुच्छेद कंप्लीट करते हुए चलें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप आसानी से 5 मार्क्स लेकर के आ सकते हैं और इसमें किसी भी प्रकार की कोई मार्क्स कटते भी नहीं है। अगर आपकी अशुद्धि है, अगर आप गलत लिख रहे हैं, अगर आप टॉपिक से अलग जा रहे हैं तो आपके मार्क्स कटेंगे। और अनावश्यक कि सिर्फ 12 लाइनें भरनी है इसलिए कुछ भी भरें तो उसके मार्क्स आपको नहीं दिया जाएगा। तो आप उसको ढंग से उसको पढ़ें और फिर आप अनुच्छेद लिखें, ठीक है। अब आप देखो बच्चों, जैसे आपके पास अनुच्छेद का एक टॉपिक है, कई बार क्या होता है बच्चा कंफ्यूज, 3 टॉपिक दिए गए हैं, 3 टॉपिक के साथ संकेत बिंदु दिए गए हैं और आज नहीं कई वर्षों से मैं इस चीज़ को नोट करती हुई आ रही हूँ और मैं बच्चों को बार बार इस चीज़ को समझाती भी हूँ कि आप इसको ध्यान से देखो कि 3 में से किसी लिखा होता है कि किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखिए, साफ लिखा होता है कि किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखिए, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, इतना समझाने के बावजूद भी 3 अनुच्छेद दिए गए हैं तो तीनों अनुच्छेद में से थोड़ा थोड़ा तीनों में लिख देंगे, है ना। 3 टॉपिक दिए गए हैं, जैसे आपका एक अनुच्छेद है समाचार पत्रों का महत्व, एक अनुच्छेद दिया गया है, दूसरा अनुच्छेद दिया गया है समय का सदुपयोग, ठीक है, और तीसरा अनुच्छेद दिया गया है बढ़ते उद्योग घटते वन। अब आप देखो ये 3 टॉपिक है, तीनों टॉपिक के आपको अलग अलग संकेत बिंदु दिए गए हैं। एक बच्चा तो समझदार है, वो सोचेगा यार समाचार पत्रों का महत्व जो है वो ये टॉपिक ऐसा है जिस पे मैं ज़्यादा नहीं लिख पाऊँगा। दूसरा है समय का महत्व, वो उसका चुनाव करेगा, वो सोचेगा यार समय का महत्व पे तो मैं बहुत ज़्यादा लिख सकता हूँ। और तीसरा स्टूडेंट है, वो सोचेगा कि बढ़ते उद्योग घटते वन के ऊपर भी मैं बहुत अच्छा लिख सकता हूँ, तो वो एक टॉपिक का चुनाव करेगा। लेकिन एक स्टूडेंट ऐसे जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो क्या करेगा, समाचार पत्रों के महत्व के बारे में 2-3 लाइनें लिख लेगा, फिर समय के महत्व के बारे में 2-3 लाइन लिखेगा और फिर बढ़ते उद्योग घटते वन के बारे में 2-3 लाइनें लिख करके वो सोचेगा मैंने 3 अनुच्छेद कर दिए। लेकिन आप याद रखें, अगर आपने 3 अनुच्छेद किए हैं तो जो पहला अनुच्छेद जो आपने किया है, चाहे वो 2 लाइन लिखी हो या 5 लाइन लिखी हो, वो पहला वाला अनुच्छेद ही चेक होगा, लास्ट वाले अनुच्छेद दोनों रॉन्ग हो जाएंगे। तो हमेशा फर्स्ट वाले अनुच्छेद को ही चेक किया जाता है, लास्ट वाले 2 अनुच्छेद जो है रॉन्ग हो जाते हैं, चाहे आप 3 लिखें या कुछ भी करें, एक ही अनुच्छेद चेक होगा। और आपने 2 लाइन लिखी तो 2 लाइन जैसे मार्क्स मिलेंगे आपको, आधा या 1 नंबर मिल जाएगा, और क्या होगा, उससे ज़्यादा कोई मार्क्स आपको नहीं दिया जाएगा। तो आप इसका ध्यान रखें कि हमें तीनों में से कोई एक अनुच्छेद करना है, तीनों अनुच्छेद के संकेत बिंदुओं को आप पढ़ लो,
जो अनुच्छेद दिया जा रहा है, तीनों के संकेत बिंदु आप पढ़ो। फिर तीनों अनुच्छेद के संकेत बिंदुओं को माइंड में बिठाओ। फिर उस अनुच्छेद के संकेत बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आप सोचो कि मैं 10 से 12 लाइन इस पे कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ। कौन सा टॉपिक ऐसा है जिस पे आप 10 से 12 लाइन अच्छी तरह से लिख पाएँ, उसी अनुच्छेद को आप करने की कोशिश करें। अनावश्यक पेज भरने का काम ना करें। अब आप देखो बच्चों, जैसे समाचार पत्रों का महत्व आपका टॉपिक है। अब इसमें संकेत बिंदु दिए गए हैं। ज्ञान के क्षेत्र में क्रांति, सेकंड है व्यक्ति की रुचि और आवश्यकता का ख्याल, तीसरा है बुराइयों का पर्दाफाश। अगला संकेत बिंदु है झूठी खबरों, अश्लील चित्रों एवं भ्रामक विज्ञापनों का सहारा। और नेक्स्ट पॉइंट है समाज का मार्गदर्शक। अब आपको समझ में आ रहा है, इसमें बताया गया है समाचार पत्रों का महत्व। समाचार पत्रों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। सबसे पहला पॉइंट है ज्ञान के क्षेत्र में क्रांति। अब आप देखो, समाचार पत्र क्या करता है, हमारे ज्ञान का विकास करता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम नहीं जानते हैं, तो उन समाचार पत्रों को पढ़ करके ही हमें अनेक विषयों की जानकारी हमें मिलती है। न्यूज़ तो आती ही है, न्यूज़ के अलावा भी कई सारे पृष्ठ होते हैं उसके अंदर, उस पृष्ठ में कई सारी जनरल नॉलेज से संबंधित जानकारी हमें मिलती है। देश विदेश से संबंधित, राजनीति से संबंधित, कोई धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक समाचार, है ना, हर प्रकार की जानकारी हमको न्यूज़पेपर से मिलती है। तो आप देखो, फर्स्ट टॉपिक था हमारा ज्ञान के क्षेत्र में क्रांति है। अब आपको इसको हेडिंग नहीं बनाना है कि ज्ञान के क्षेत्र में क्रांति नंबर 1 करके आपने अंडरलाइन कर दिया, बिल्कुल नहीं बच्चों, ऐसा नहीं करना है। आप सिर्फ इतना सा कंटिन्यू आप इसके बीच में क्या लिखेंगे इसके लिए कि समाचार पत्र शिक्षा एवं ज्ञान के क्षेत्र में क्रांति का माध्यम है। यह शिक्षा एवं साक्षरता के विकास में सहायक सिद्ध हुआ है। भारत में समाचार पत्रों का प्रचलन अंग्रेजों के ज़माने में ही आरंभ हो गया था। प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट कोलकाता से अंग्रेजी भाषा में निकला था। आज अनेक भाषाओं में अनेक समाचार पत्र बाजार में उपलब्ध है। मनुष्य की स्वभावगत विशेषता है उसका जिज्ञासु होना। अब आप देखो, ये क्या हुआ है, ये एक टॉपिक है ज्ञान के क्षेत्र में क्रांति, जिसके बारे में ये 2-3 लाइनें दी गई है। अगला पॉइंट है हमारा व्यक्ति की रुचि और आवश्यकता का ख्याल, कि व्यक्ति की किसमें क्या रुचि है और क्या ख्याल रखा जाता है इस न्यूज़पेपर के माध्यम से। तो अगला पॉइंट जस्ट इसके बाद ही ऐड करके उसको आगे बढ़ा दिया गया है कि मनुष्य की स्वभावगत विशेषता है उसका जिज्ञासु होना, ये विशेषता है मनुष्य की। और रात्रि में वह चैन की नींद सोकर प्रातःकाल उठता है तो शीघ्र ही अपने आसपास के वातावरण के बारे में जानने का भी प्रयास करता है। चाय की चुस्कियों के साथ देश विदेश की खबरों को जानने के लिए यह समाचार पत्र का सहारा लेता है। समाचार पत्रों में हर व्यक्ति की रुचि एवं आवश्यकता के अनुसार खबरें मिलती है, चाहे नौकरी के लिए विज्ञापन हो, चाहे शादी विवाह का हो, चाहे अपने उत्पाद बेचने के समाचार पत्रों में सस्ता एवं सुलभ साधन नहीं हो सकता है। इसके माध्यम से हम घर बैठे देश विदेश की खबरों का एवं आविष्कारों का पता चल जाता है। खेलों का शौक रखने वाले खेल कूद की जानकारियाँ, राजनीति पसंद करने वाले को राजनीतिक गतिविधियाँ, शेयर बाजार, फिल्म उद्योग, बाजार भावों की जानकारियाँ, भविष्य फल, परीक्षा फल और न जाने कितने तरह के समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञात हो जाते हैं। समाचार पत्र हमारे सामान्य ज्ञान, शिक्षा एवं बुद्धि का विकास करते हैं। अब आप देखो बच्चों, ये क्या है, इसमें व्यक्ति की रुचि और आवश्यकताओं का ख्याल, इस टॉपिक के ऊपर ये बातें लिखी गई है। अगला पॉइंट आपका आता है बुराइयों का पर्दाफाश। तो अब आप देखो बच्चों, इसमें क्या है आगे, इसके लिए हम आत्मविश्वास से समाज में घटित हो रही घटनाओं पर परिचर्चा कर सकने में सक्षम होते हैं। समाचार पत्र समाज में व्याप्त बुराइयों का पर्दाफाश करते हैं। क्या करते हैं? समाचार पत्र समाज में हो रही बुराइयों का पर्दाफाश करते हैं। बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों के काले कारनामे को उजागर करते हैं। बड़े बड़े जो भी काले कारनामे हैं उनको उजागर करते हैं। आज का ही एक न्यूज़पेपर है जिसमें एक कलेक्टर को जो है रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया गया था, तो उसको आज उनको गिरफ्तार किया गया है जयपुर से, है ना। तो
12 के कलेक्टर थे और उनको जयपुर में गिरफ्तार किया। उन्होंने कभी रिश्वत ली होगी और उनको आज गिरफ्तार किया। तो ये क्या हुआ, बुराइयों का पर्दाफाश पूरा बताया जा रहा है कि कौन व्यक्ति किस तरह का है, वो समाचार पत्रों से पता चलता है। समाचार पत्रों का निष्पक्ष होना अत्यावश्यक है। आजकल कई समाचार पत्र अपनी किसी नेता या पूंजीपति के हाथ का खिलौना न बने। कलम में वह शक्ति होती है जो तलवार में भी नहीं होती है। आजकल कई समाचार पत्र अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए झूठी खबरों, अश्लील चित्रों और विज्ञापनों का सहारा लेते हैं। अब जैसे आपका अगला टॉपिक है कि झूठी खबरों, अश्लील चित्रों एवं भ्रामक विज्ञापनों का सहारा। तो इस लाइन को कैसे ऐड किया है इसके अंदर, इसको ऐड किया है कि आजकल कई समाचार पत्र अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए झूठी खबरों, अश्लील चित्रों एवं विज्ञापनों का सहारा लेते हैं। इस प्रकार की घटिया मनोवृत्ति को त्याग देना चाहिए। फिर अगला है आपका समाज का मार्गदर्शक। न्यूज़पेपर समाज का मार्गदर्शक कैसे हो सकता है? तो टॉपिक है कि समाचार पत्रों का कार्य लोगों का सही मायने में मार्गदर्शन करना है, तभी साहित्य समाज का दर्पण है, उक्ति सत्य सिद्ध होगी। तो अब आपने देखा इसमें आपके सारे टॉपिक जो है इस अनुच्छेद के अंदर कंप्लीट हुए हैं। अब मैं इसमें लाइन गिनने नहीं बैठूंगी कि इसमें 80 से 100 शब्द हुए या नहीं हुए। कोई टॉपिक ऐसा है जिसमें आप 2 लाइन लिख पा रहे हो और कोई टॉपिक ऐसा है जिसमें आप 5 लाइन लिख पा रहे हो, तो आप आराम से लिखिए और आप 100 शब्दों को विशेष दिमाग में ध्यान रखना है, कम ना लिखें। लेकिन अगर 4-5 लाइन अगर आप ज़्यादा लिख रहे हैं तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आप जो लिखना चाह रहे हैं वो अपने सारे भाव उसके अंदर आने चाहिए। साथ में समय का विशेष ध्यान रखना है। ये नहीं होगा अपन अनुच्छेद बड़ा निबंध की तरह लिखे ही जा रहे हैं। आप 3 पेज भी भर दोगे ना निबंध के तो काट दिए जाएंगे, 2 पेज, एक ही पेज चेक किया जाएगा। तो आप उसी हिसाब से उसको कंप्लीट करें। और लास्ट में जैसे आपको एक लाइन दे दिया गया है कि साहित्य समाज का दर्पण है, उक्ति सत्य सिद्ध होगी। इस प्रकार की उक्ति जो है आप उसके अंदर डाल सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों आपको संकेत बिंदु का सहारा लेते हुए आपको लिखना है। आपका जैसा अगला टॉपिक है समय का महत्व, तो आपको समय का महत्व, उसके संकेत बिंदु दिए गए हैं। समय निरंतर गतिमान है, समय का उचित उपयोग करें, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है, समय का सदुपयोग सफलता की कुंजी है। तो ये क्या है, समय के बारे में बता रहा है कि समय कितना खास है। अब आप देखो इसके अंदर समय के बारे में आपकी कई सारी पंक्तियां हैं। अब पहले भी दे रखी है, बीच में भी दे रखी है, लास्ट में भी दे रखी है। समय सहोदर हुआ उसी का जिसने लिखी समय की टीका। ये अनुच्छेद को सुंदर बनाने के लिए। जैसे और फिर दे दिया गया, आछे दिन पाछे गए हरीसो किया न हेत, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये पंक्ति दे दी गई बीच में। फिर लास्ट में भी जैसे दे दिया, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। तो इस तरह की पंक्तियां सूक्तियां जो है आप अपने अनुच्छेद में डाल सकते हैं कि समय बड़ा बलवान है, ये किसी की प्रतीक्षा में खड़ा नहीं रहता। कहा भी गया है कि समय एवं लहरें किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है। गया हुआ धन पुनः मिल सकता है पर बीता हुआ समय लौटना असंभव है। जो व्यक्ति समय की कद्र नहीं करता, समय उसकी कद्र नहीं करता है। कबीरदास जी ने यही कहा है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो इस प्रकार से समय के बारे में आप जितना लिख सकते हैं लिखें कि समय है, समय रेत की तरह है। अगर मुट्ठी में बंद करो, रेत एक बार निकलती चली जाती है, आप बंद मुट्ठी में उसको रोक नहीं सकते हो। ऐसे समय निकल जाता है तो वो वापस से आकर आता नहीं है। समय पर हम अपना कार्य करें, समय पर हम पढ़ें, है ना। समय निकलने के बाद फिर बाद में पछताते हैं हम कि मम्मी ये कहती थी, पापा ये कहते थे और हम इस कार्य को हमने नहीं सीखा, है। मैडम ने हमें कहा था पढ़ने के लिए लेकिन हमने नहीं पढ़ा। तो ये एग्जाम्पल भी आप उस प्रकार उसमें दे सकते हो। बढ़ते उद्योग कटते वन, जैसा आपका अनुच्छेद है, तो वन पर मनुष्य की क्या निर्भरता है, वन पे क्यों निर्भर है हम लोग। ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है वन से हमें, वनों की अवैध कटाई हो रही है, प्राकृतिक असंतुलन हो रहा है, सूखा, बाढ़, भूकंप हो रहा है और हम कैसे वन का संरक्षण करें। अब ये टॉपिक ऐसे हैं बच्चे जिसमें आप आसानी से आंखें बंद करके बिना पढ़े लिख सकते हैं। अब बेटा वो वाला समय नहीं है कि आपको 7th 8th में 3 अनुच्छेद दे दिए, 5 दे दिए और आपसे कहा कि इनमें से ही कोई अनुच्छेद आएगा और आप उन 5 में से रट रहे हो या 3 रट रहे हो, आप सोच रहे हो कि 3 में से कोई तो एक आएगा ही सही। चलो, तो बच्चों ये नहीं है। मैं आपको अनुच्छेद पढ़ा रही हूँ, आप 10 भी पढ़ लें, 15 भी पढ़ लें, पर कोई ज़रूरी नहीं उनमें से एक भी अनुच्छेद आएगा।
तीनों अनुच्छेद बिल्कुल हट कर के होंगे, कोई लेटेस्ट घटना पर आधारित होंगे, जैसे अभी लेटेस्ट घटनाएं चलती है ना, कोई चुनाव से संबंधित हो सकती है, अभी किसानों का जो ये चल रहा है उससे किसानों से संबंधित हो सकती है, कोई आतंकवादी हमला हो सकता है, बाढ़ हो सकता है, तो कोई भी अनुच्छेद हो, भारतीय नारी हो सकती है ना, समय का सदुपयोग, अनुशासन, विज्ञापन, पुस्तकालय, तो ऐसे कोई भी हो सकते हैं। कोई पंक्ति दी जा सकती है आपको, कविता की सुक्ति दी जा सकती है जिसके ऊपर आपको अनुच्छेद लिखना हो सकता है। अभी जैसे मैंने आपको बताया समय का सदुपयोग, उस जगह हम ये भी दे सकते हैं काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, है ना, इसके ऊपर आप अनुच्छेद लिखिए। अब आप लिखना वही है समय का सदुपयोग, पर इस पंक्ति को हम इस तरह से टॉपिक में दे सकते हैं। तो आपका जो भी अनुच्छेद आएगा उस अनुच्छेद को आप पढ़ेंगे, ध्यान से टॉपिक संकेत बिंदु को माइंड में रखेंगे और उसके बाद आप अनुच्छेद को तैयार करेंगे। ठीक है बच्चों, और किसी भी प्रकार की आपको कोई परेशानी है तो आप पूछें। थैंक यू।